Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics and welcome to new video lecture. In the previous video lecture we were discussing about ripple tank, experimental setup of ripple tank, then description of ripple tank, in which we have studied about reflection of wave, refraction of wave and diffraction of wave. और इसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड हुआ. आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सबसे पहली चीज़ हम इस चैप्टर में उसके MCQs को स्टडी करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज़, अपनी बुक पे नज़र रखें आप, पेज नंबर 16, MCQs नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल आपने पॉइंट आउट करनी है. ए ऑप्शन है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बी ऑप्शन है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, सी ऑप्शन है द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड डी ऑप्शन है ए बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर, कि एक फर्श के ऊपर बॉल बाउंस कर रहा है. तो इन चार ऑप्शन में से ए बी सी डी जो चार ऑप्शन मैंने बोले हैं, तो पहला ऑप्शन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज the example of simple harmonic motion. Second one, MCQs. If the mass of the bob of the pendulum is increased by factor 3, the period of the pendulum motion will, A option is be increased by factor 2, B option remain the same, C option be decreased by a factor 2 and D option be decreased by a factor of 4. तो remember, याद रखिए, ये दूसरे MCQs की मैं बात कर रहा हूँ. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. क्वेश्चन में हमें ये कहा कि अगर उस मेटालिक बॉब का मैस 3 टाइम इंक्रीज किया जाए तो इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, इसका टाइम पीरियड 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो आप इसके टाइम पीरियड के फार्मूले में देखिए, यहाँ पर मैस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. हम इसका करेक्ट ऑप्शन जब चॉइस करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज रिमेन द सेम, कि आप मेटालिक बॉब ये वाला यूज कर रहे हैं या आप सिंपल पेंडुलम में ये वाला मेटालिक बॉब यूज कर रहे हैं या आप मेटालिक बॉब में ये वाला बॉब यूज कर रहे हैं. अब आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑलमोस्ट तीनों केसेस में हमने सेम लिया है, बट ये वाला मैच अगर हम इसको M1 रखते हैं, इसको हम M2 रखते हैं, इसको हम M3 रखते हैं, मैसेज डिफरेंट हैं. बट मैसेज डिफरेंट रखने से इसका टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन दी लेंथ. किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है. तो जब आप लेंथ यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सेम ले रहे हैं, लेंथ सारी क्या ले रहे हैं आप? सेम. देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैज़ नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रिमेन द सेम. इसको आप नोट कर लें, इसको आप समझ लें. ये एग्जांपल के तौर पर आप इसको ले लें कि आप ये एक बॉब लिया, फिर एक ये बॉब लिया, फिर एक आप ये बॉब ले लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. प्रीवियस हमने जब वेव को स्टडी किया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, वहीं पर हमने मैकेनिकल की फर्दर 2 टाइप्स को स्टडी किया, दैट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो एक हेलिकल जो स्प्रिंग है उसने दोनों नेचर की वेव्स को क्या किया था? क्रिएट किया था, प्रोड्यूस किया था. तो उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कौन सी डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. कौन सी डिवाइस ट्रांसफर वेव्स भी प्रोड्यूस करती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस करती है? ए ऑप्शन है a string, B option is a ripple tank, C option is a helical spring and D option is a tuning fork. So correct option is helical spring. Next, MCQs number 4, wave transfer. A option is energy, frequency, wavelength, velocity. तो very simple, wave को हम define करते हैं. Wave is the disturbance in a medium that transport energy from one place to another. So correct option is energy. Next, which of the following is a method of transfer of energy? Conduction, radiation, wave motion, all of these. So all of these are the methods of transfer of energy. Correct option is all of these. Next,
अपनी बुक पे ध्यान रखें, एमसीक्यूज नंबर 6, इन ए वैक्यूम all electromagnetic have the same. First one option, A option is speed, B option is frequency, C option is amplitude, and D option is wavelength. So correct option is speed. Next, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is 53 centimeter per second, 60 meter per second, 750 centimeter per second, and last option is 1500 centimeter per second. So correct option is 60 centimeter per second. MCQ number 8, which of the following characteristics of the wave is independent of the other? Wave की कौन सी characteristics बाकी पर independent होती है? Speed, second one is frequency, third one is amplitude, and fourth one is wavelength. So correct option is amplitude. Next, the relation between Vf and lambda of a wave is, Vf और lambda के बीच में जो correct option है that is Vf equal to lambda, 1 minute sir, Vf is equal to lambda, second f lambda is equal to V, and C option is V lambda is equal to f, and D option is V is equal to lambda by f. ए बी सी एंड डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेव इक्वेशन का कौन सा रिलेशन है? तो वेव इक्वेशन को हमने स्टडी किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यू कैन राइट इट एट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सर एक्चुअली वो माइक ख़राब था तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको 15 मिनट्स के बाद मैं आपको कर देता हूँ. ओके, नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन हम देखेंगे. Review question. Question number 1. Our first one question is, what is simple harmonic motion? What are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? Simple harmonic motion क्या है, और एक बॉडी अगर simple harmonic motion को execute कर रही है तो उसके लिए क्या necessary conditions हैं, उसके लिए क्या necessary रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है. अगर वो कंडीशन नहीं होंगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो डेफिनेटली बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का पहला पोर्शन देखिए, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हम फिर से इसको ले लेते हैं कि ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा. सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यू कैन से The motion of a body about its mean position is called simple harmonic motion. अगर एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन कि एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उस बॉडी के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है. सो पहली रिक्वायरमेंट, पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एन elastic restoring force which brings the body back to its mean position. Second thing, the system must have inertia. That means कि सिस्टम के पास inertial property होनी चाहिए. Third one is the acceleration of the body is directly proportional to displacement and is always directed towards its mean position. ये तीन कंडीशन है. मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ. पहली कंडीशन क्या थी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए. फर्स्ट वन कंडीशन इज रिस्टोरिंग फोर्स. सेकंड वन कंडीशन इज सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया. सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया. एंड थर्ड वन कंडीशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. दैट मीन्स कि इस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा किसकी जानिब होता है? टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे. सपोज ये आपके पास एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर है,
तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस क्या है, कम है। जब मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँगा तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। डेफिनेटली मुझे उसको यहाँ से यहाँ ले जाने पर और यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मुझे फोर्सेस डिफरेंट लगानी है। जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स है जिससे हम उसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से आप यहाँ लाते हैं, तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन है। तो इट मीन्स दैट कि हम कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कम डिस्प्लेस होगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेस होगी, जब ज़्यादा डिस्प्लेस होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, बट द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। हमने सिंपल पेंडुलम में ये चीज़ स्टडी की थी कि यहाँ पर इस मेटालिक बॉब का जो वेट है उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं उसके कंपोनेंट में, दैट इज mg cos थीटा, और हमने इसको ऐसे ले लिया था, दैट इज mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स और ये बॉडी को वापस लेकर आता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, think of several example of motion in everyday life that are simple harmonic। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है कि आप डेली लाइफ में आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि डेली लाइफ में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल मिलती है कुछ, आप उसमें से कुछ एग्जांपल मेंशन कर दीजिए। तो बेटा आप थिंक कीजिए, इस पे ज़रा गौर कीजिए, डेली लाइफ में आपको कौन कौन सी एग्जांपल मिलती हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल क्या है? रिमेंबर, याद रखिए, इधर देखिए। पहली एग्जांपल हम लेते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो आपने अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में हमारा टॉपिक था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड वन इज मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। थर्ड वन इज बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये तीन चीज़ें तो हम अपने सिलेबस में, अपनी बुक में, इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। फोर्थ वन इज दैट इज मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ये हमें डेली लाइफ से मिलती है, मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। देन मोशन ऑफ सीसा। सीसा इस तरह का आपके पास ये एक झूला ही होता है, ये आपके पास एक किसी पार्क में अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आपको ये एक, इसको हम कहते हैं मोशन ऑफ सीसा, मोशन ऑफ सीसा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ स्विंग। मोशन ऑफ स्विंग मीन एक झूला आपने देखा होगा किसी पार्क के अंदर, जिसको आप ऐसे शो कर सकते हैं कि ये आपके पास एक स्विंग है। तो इसके ऊपर आप सम टाइम किसी बच्चे को बैठा देते हैं और इसको यहाँ से आप यहाँ डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इट मीन कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेली लाइफ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। के ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ डैम्पिंग किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड को कैसे कम करती है। क्वेश्चन का पहला पोर्शन समझिए, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंड सेकंड वन इज हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और ए बॉडी विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दैट इज 10.3। क्वेश्चन में ये पूछा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की हम डेफिनेशन पहले स्टडी कर चुके हैं, हमने उसकी एक एग्जांपल भी ली थी, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द ऑटोमोबाइल। सो अगेन, the oscillation of a system in the presence of some resistive force is called damped oscillation। किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़ेरे असर अगर उसकी मोशन है तो ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आप डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की ही बात करते हैं, तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखें, इस सिंपल पेंडुलम को
इसके मेटालिक बाब को आप इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ ए पोजीशन पर लाए और फिर आपने इसको रिलीज कर दिया, आपने छोड़ दिया इसको, ये अपनी ऑसिलेशन ऐसे कंटिन्यू कर रही है। यहाँ से ये मेटालिक बाब बी पर चला जाता है, फिर ओ पर आता है, फिर ए पर आता है, फिर ओ पर जाता है, फिर बी पर, फिर ओ पर, फिर ए पर। लेकिन आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये जो मेटालिक बाब है ये आपको यहाँ पर अपनी मेन पोजीशन ओ पर फिर वापस नज़र आता है। तो ये प्रोग्रेसिवली डैम्पिंग ने ग्रेजुअली इसकी ऑसिलेशन को कैसे रिड्यूस किया? तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ऐसी फोर्स है जिसने इसको क्या कर दिया, इसकी ऑसिलेशन को रिड्यूस कर दिया, इसके एम्पलीट्यूड को कम कर दिया, ग्रेजुअली कम करती गई। तो वहाँ पर ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस रेजिस्टिव फोर्स को हम कहते हैं एयर रेजिस्टिव फोर्स। एयर रेजिस्टिव फोर्स। एक फोर्स हम खुद लगा सकते हैं, मैं लगा सकता हूँ, आप लगा सकते हैं। कैसे? कि हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया, ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। हम नहीं चाहते कि ये ऐसे ऑसिलेशन करे। अगर ये हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेशन ना करे तो बस ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे और आप इसको यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं। फिर अगले 2 सेकंड, अगले 10 सेकंड बाद आप क्या देखेंगे कि वो बॉडी यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगी। तो हमारे हाथ की जो फोर्स है वो भी कैसी फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है, मज़ाहमती फोर्स है। हम मज़ामत कर रहे हैं उसकी ऑसिलेशन में। बट नेचुरली यहाँ पर जो फोर्स है, नेचुरली जो फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज एयर रेजिस्टिव फोर्स। तो वो एयर रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है? उसकी ऑसिलेशन को ग्रेजुअली डैम्प कर देती है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये आर्टिकल पढ़ाते हुए आपको समझाई थी बात सिंपल पेंडुलम के लिए कि अगर आपने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया 10 सेंटीमीटर पर तो डेफिनेटली ये इधर भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड पर आएगी। अगर इसी की आप वेव डायग्राम बनाते हैं, जब हम इसको टाइम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एम्पलीट्यूड और टाइम के अक्रॉस, तो ये ग्राफ इसका इस तरह का होगा। ये ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं। ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं कि ये आपके पास 2 मिनट गुजर गए। ठीक 2 मिनट बाद हमने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0 हो गया। ये एम्पलीट्यूड इसका कितना था? 10 सेंटीमीटर, दैट इज एम्पलीट्यूड। और ये आपके पास टाइम है, तो ये टाइम गुजर रहा है साथ साथ, वक्त साथ साथ बीत रहा है। तो वक्त के बीतने के साथ साथ हमने देखा कि जब 2 मिनट्स कंप्लीट हुए तो ठीक 2 मिनट बाद ये बॉडी आपको वापस यहाँ दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या चीज़ है कि जो इसकी ऑसिलेशन को डैम्प कर रही है, इसकी ऑसिलेशन को रिड्यूस कर रही है, इसके एम्पलीट्यूड को कम कर रही है। एम्पलीट्यूड ऐसे हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम, और फिर उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया मतलब बॉडी इस पोजीशन पर वापस आ गई। तो किस चीज़ ने किया? उसके ऑसिलेशन को किसने डैम्प किया? उसके एम्पलीट्यूड को किसने रिड्यूस किया? योर आंसर इज रेजिस्टिव फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। और यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स कौन है? दैट इज एयर रेजिस्टिव फोर्स। सिमिलरली बेटा जब आप लोग स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पर वाटर की रिटार्डिंग फोर्स है, उसको आप लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। सिमिलरली आप किसी तरह की भी मोशन को ले लें, वहाँ पर फ्रिक्शन भी सम टाइम एज ए रेजिस्टिव फोर्स काम करती है, बट यहाँ पर एयर रेजिस्टिव फोर्स है जो इसको क्या करती है? इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर देती है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन वेव? आप वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलोबरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद एग्जांपल। वजाहत कीजिए और डिफरेंस बयान कीजिए मैकेनिकल वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो मैं एक्सप्रेस कर देता हूं पहले वेव को कि व्हाट इज वेव। वेव क्या है? तो वेव बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। वेव इज एक्चुअली ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। देन टाइप्स ऑफ वेव, तो उसने क्वेश्चन में भी यही बात पूछी अभी भी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्रेस कीजिए, उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव के लिए बेटा आप लोग याद रखेंगे, दोज वेव विच रिक्वायर्ड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको
प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, मेरी आवाज़, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है? थ्रू मीडियम। सो मीडियम इज एयर, एयर है तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। सिमिलरली अगर हम एक स्ट्रिंग के ऊपर हम एक वेव को जब अपीयर होता हुआ देखते हैं तो इट मीन्स कि वो जो स्ट्रिंग है वो एक मीडियम है, तो जो वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रिंग that are the example of mechanical wave. Similarly, the waves appear on the surface of water, that is also the example of mechanical wave. So what are electromagnetic wave? Those wave which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic wave. For example, microwave, radio wave, x-rays, light wave. So these are the common example of electromagnetic wave. तो इसको आप यूँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो 5 मार्क्स के लिए फिर आप फर्दर मैकेनिकल वेव को क्लासीफाई करेंगे लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसफर में। उससे रिलेटेड फिर उसकी जो टर्म्स हैं, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, देन क्रेस्ट, ट्रफ, ये सारी चीज़ें भी आप एक्सप्रेस करेंगे और आप लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और यूँ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव विद सूटेबल एग्जाम्पल। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स को सूटेबल एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंग्विश कीजिए। तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दोज वेव in which the particle of medium move back and forth along the direction of propagation of wave are called longitudinal waves, and those waves in which the particle of medium vibrate or move up and down, moves perpendicular or vibrate perpendicular along the direction of propagation of waves are called transfer waves. तो हम उसका स्कीमेटिक थोड़ा सा उसका स्केच ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ हेलिकल स्प्रिंग आप इसको कह देते हैं, तो इस स्प्रिंग के साथ आपने वेव को स्टडी करना है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों नेचर आपने स्टडी करनी है। इसको आप पहले एक फिक्स स्पॉट के साथ बांध दिया, तो उसने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पर स्टडी करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो पैटर्न है उसको स्टडी करने के लिए हम इन वेव्स को क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को आप बैक एंड फोर्थ, या तो आप इसको पुल करेंगे या आप इसको पुल करेंगे या आप इसको ऐसे पुश करेंगे। जब आप पुल करेंगे या पुश करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपको लूप्स ऐसे मिलेंगी, आपको लूप्स ऐसे मिलेंगी, आपको लूप्स फिर ऐसे मिल सकती हैं और फिर आपको लूप्स ऐसे मिल सकती हैं। तो इस तरह की जो नेचर होगी वेव की, उस वेव को हम क्या कहते हैं? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिमिलरली जब हम इसी स्प्रिंग को, इसी हेलिकल स्प्रिंग को अप एंड डाउन जर्क देंगे या हम इसको शेक करेंगे, देन क्या होगा? देन हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो वेव्स की नेचर है, वेव का जो पैटर्न है उस स्प्रिंग के ऊपर, वो आपको इस तरह का मिलेगा, वो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। दैट शोज द ट्रांसफर नेचर ऑफ द मैकेनिकल वेव और ट्रांसफर नेचर ऑफ द वेव। ये आपके पास आ गया, आपने इसको ऐसे और ऐसे जर्क प्रोवाइड किया। हमने कहा कि इसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पर ये आपके पास मीडियम के पार्टिकल की मोशन है और वेव चूंकि यहाँ पर ये क्रेस्ट अपीयर हुआ तो ये आगे बढ़ता गया ऐसे, तो इट मीन्स दैट कि ये किसकी डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल मोशन। तो पार्टिकल ऐसे, वेव ऐसे, तो एंगल कितना हुआ उनके बीच में? 90 डिग्री। सो इसीलिए हम कहते हैं दोज वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दे आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव ए रिलेशनशिप, ड्राई ट्रांसफर वेव। एक ट्रांसफर वेव ड्रा कीजिए विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो, एंड ए वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, और उसकी वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर हो। लेबल ए क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑन दी वेव, और उस वेव के ऊपर आपने क्रेस्ट और ट्रफ को लेबल भी करना है, मेंशन भी करना है कि ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये पैटर्न देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लें आप, मैं तब तक
ओके बेटा, ले लिया आपने इसको? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रा ट्रांसफर वेव। एक ट्रांसफर वेव आपको ड्रा करनी है। उस ट्रांसफर वेव में आपने 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखना है, 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ रखनी है और क्रेस्ट ट्रफ को आपने वहाँ पर मेंशन करना है। ओके, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। आप उस स्केच को ड्रा कर देंगे अपनी नोटबुक के ऊपर मेरे साथ साथ। सपोज ये हमारे पास एक वेव मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा, लेकिन ये आप लोग एक्चुअली सारा काम स्केल से करेंगे, आप मेजरमेंट लेकर करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप ये लाइन और ये एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर स्केल लेंगे और उस स्केल से आप यहाँ पर मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ भी आप मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर स्केल से। जब आप 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, सिमिलरली 2 सेंटीमीटर यहाँ भी। दैट मीन्स कि जब आपने क्रेस्ट को यहाँ पर क्रेस्ट ड्रा करना है तो वो 2 सेंटीमीटर से अबव ना जाए। जब आपने ट्रफ की तरफ आना है तो वो भी 2 सेंटीमीटर हो। और सेकेंडली आपने यहाँ मार्क करना है एक पॉइंट। इस पीक और इस पीक के बीच का जो डिस्टेंस हो दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्टिव ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो जब हम इस पीक की बात करेंगे तो मैं यहां पर इसको ऐसे ड्रा कर देता हूं, जरा देखिए गौर से। इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ लाइक दिस। सो ये भी सही नहीं ड्रा हुई, आप इसको स्केल से प्रॉपर आप वो चीज़ें इसके मार्क करके ड्रा करेंगे। आई थिंक ये आपके लिए सूटेबल है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे। ये आ गया आपके पास ट्रफ, ये आपके पास आ गया क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज अगेन क्रेस्ट and this is trough. How you can define crest and trough? And this is also trough. This is what? This is amplitude. ये amplitude है। amplitude को कैसे define करते हैं आप? The maximum displacement of a vibrating body from its mean position to any of its extreme position. तो it mean कि ये भी amplitude हुआ। This is also amplitude. This is also amplitude. तो इसको आपने scale से mark करना है कि that should be 2 सेंटीमीटर। ये कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब है एक क्रेस्ट के बाद दूसरा मुतवातर, दूसरा जो क्रेस्ट आएगा, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या इस ट्रफ और इस ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्टिव ट्रफ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? जो क्वेश्चन में उसने कहा, हमें कंडीशन लगाई, हमें बाउंड कर दिया उसने कि वेवलेंथ आपने रखनी है 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड आपने रखना है 2 सेंटीमीटर। तो हमने 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ऐसे स्केल से पॉइंट मेंशन करके ऐसे घुमा देंगे, ऐसे क्रेस्ट को, ऐसे ट्रफ को, यहाँ ट्रफ को। तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड आ गया और 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ आ गई। बट ये 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये वाइट बोर्ड पे मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एक्चुअली आप इसको स्केल से 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर प्रॉपर आप उसको उसकी मेजरमेंट लेकर आप उसको बनाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे तुक्के से आप उसको नहीं बना सकते। ओके, सो जो बाकी क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको हम कल स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी करके आइएगा। एंड आई होप कि आप लोग ये जो क्वेश्चन थे ये बेसिक वही सारी चीज़ें थी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम सारे 1 बाय 1 टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, वही चीज़ें उसने बार बार फिर पूछी हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।